हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। हर वीडियो के नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल लॉ में यो लीगल गाइड पर शेयर कर देती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी नोट्स में। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो फिलोसफी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल। ऐसे क्यों मैंने टॉपिक लिखा था वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। प्रीएम्बल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रीएम्बल के अंदर हमें फंडामेंटल वैल्यूज देखने को मिलती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। वो फिलॉसफी हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है वो हमें प्रीएम्बल में क्लियरली देखने को मिल जाती है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं, जिस तरीके से कंट्री को रन करना है, क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था, उनकी इंटेंशन क्या थी इंडियन पॉलिटी को लेके, वो प्रीएम्बल में लिखी हुई है। क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स अचीव करना चाहते थे, उनके गोल्स क्या है, राइट? तो फिलॉसफी, इसीलिए मैंने टॉपिक में आपको ऐसे दिया, फिलॉसफी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल। आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक इसी तरीके से मेंशन्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को फॉर्म करता है, राइट? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करता है। प्रीएम्बल के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखने को मिलती है, राइट? फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड की गई थी यार कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज हमेशा याद रखना। अब जब इन सारी चीजों को तुम साथ में लोगे, ठीक है, तो ये फंडामेंटल वैल्यूज फॉर्म करती हैं हमारी कंट्रीज की, हमारी कंट्री की फंडामेंटल वैल्यूज को ये सारी चीजें फॉर्म करती है। जब तुम फंडामेंटल राइट्स देखोगे, जब तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखोगे, जब तुम फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ये सारी वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट? ये एक तरीके से प्रिंसिपल बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का, फाउंडेशन है ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की। हिस्ट्री कह रही है प्रीएम्बल के, बिल्कुल भी हिस्ट्री सोचकर डरो मत, बहुत ही इजी है और आसान है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। तो जल्दी से इसे क्लियर करते हैं। प्रीएम्बल को समझने से पहले ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को समझो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑन दिसंबर 13, 1946। इस दिन उन्होंने मूव किया था, यानी प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, ठीक है? और इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ऑन जनवरी 22, 1947। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की है एक तरीके से हमारे फंडामेंटल लॉ को शेप करने में, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में इस रेजोल्यूशन ने बहुत ज्यादा मदद की है। हमेशा कहा जाता है कि प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर बेस्ड था। प्रीएम्बल में हमें एसेंशियल फीचर्स देखने को मिलते हैं इंडिया के, सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, राइट? और जो बाकी बड़ी बड़ी चीजें दी हुई थी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, राइट? जो एसेंशियल चीजें थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हमने प्रीएम्बल में डाली और बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। इस तरीके से हमने डिवाइड किया है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, एक तरीके का प्लान था जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। फिलहाल आप इतना ही समझो, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रीएम्बल पर ज्यादा फोकस करना है। प्रीएम्बल सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? नहीं, काफी सारे एक्ट्स का भी प्रीएम्बल लिखा होता है, राइट? अगर कोई एक्ट खोलोगे और ध्यान से देखोगे तो प्रीएम्बल लिखा रहता है, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहते हैं। तो प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? प्रीएम्बल हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन बताता है, राइट? जिसने एक्ट वो वाला बनाया है, लेजिस्लेचर में जब एक्ट बनाया है तो लेजिस्लेचर क्या अचीव करना चाह रहा है उस एक्ट के थ्रू, राइट? वो क्या पाना चाह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है लेजिस्लेचर का उस एक्ट के पीछे, इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर की, क्या आखिर उससे अचीव करना चाहते हो, वो प्रीएम्बल में लिखा रहता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या है उस एक्ट के, वो लिखा रहता है। अब चीफ जस्टिस डायर ने क्या कहा है हम वो समझते हैं प्रीएम्बल को लेके। की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने भी एक्ट को बनाया है, ठीक है, अगर उस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों ने एक्ट बनाया है उसके पीछे उन लोग की इंटेंशन क्या थी, वो लोग क्या अचीव करना चाह रहे थे, या ये एक्ट बनाकर वो लोग क्या एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे। मिसचीफ मतलब होता है प्रॉब्लम, एंड द मिसचीफ विच दे इंटेंडेड टू रिड्रेस, राइट? उस एक्ट के थ्रू क्या एक प्रॉब्लम थी जो वो लोग सॉल्व करना चाह रहे थे, जिसके पीछे उन्होंने एक्ट बनाया, राइट? तो किसी भी एक्ट का जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आप एक तरीके से जिसने वो एक्ट बनाया है उसके माइंड को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है? उसके माइंड को आप क्लियरली ओपन करके देख सकते हो कि हाँ, इसकी इंटेंशन क्या थी ये एक्ट बनाने के पीछे, आखिर क्या मिसचीफ ये लोग सॉल्व करना चाह रहे थे,
यही बात कही है चीफ जस्टिस डायर ने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज कोई आंसर लिखो तो इसे जरूर कोट करना। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। जब भी हम अमेंडमेंट को लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं जो भी अमेंडमेंट का नंबर है, 42nd या 43, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बाहर लिखते हैं एक्ट 1976, ठीक है। ये तरीका होता है अमेंडमेंट लिखने का और ऐसे ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने क्या अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे प्रियम्बल में। उसके पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो यार, आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और शेयर जरूर करना वीडियोस को। इस अमेंडमेंट ने 2 अमेंडमेंट्स लेकर आया कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट। इस एक्ट ने 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेकर आया प्रियम्बल में। इस एक्ट के पहले प्रियम्बल में ये वर्ड्स थे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस अमेंडमेंट के बाद कौन से वर्ड्स ऐड हुए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, राइट। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में। यूनिटी ऑफ द नेशन वर्ड्स थे प्रियम्बल में। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया गया। यानी 2 अमेंडमेंट हुए थे, पहला सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ, दूसरा क्या हुआ ऐड हुआ, इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड हुआ प्रियम्बल में। सो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इतना तो हमें पता चल चुका है, राइट। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 के तहत हम जो पार्लियामेंट है वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है इसके साथ, ठीक है। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। उसी पर तो बेस्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, जब भी हम प्रियम्बल को अमेंड कर रहे हैं हमें बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोई भी ऐसा एक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है वो एक्ट को हम नल एंड वॉइड जुडिशरी डिक्लेयर कर देगी, राइट। वो अमेंड नहीं कर पाएगा प्रियम्बल को। प्रियम्बल को अगर अमेंड करना है तो वो अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, राइट। उसे और ज्यादा स्ट्रेंथ दे, उसे स्ट्रांग बनाए, तभी वो अमेंडमेंट किया जाएगा प्रियम्बल में, राइट। जो ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, जो 2 अमेंडमेंट हुए, इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, ये लोग प्रियम्बल को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं, राइट। इसीलिए अमेंडमेंट्स करने दिए गए, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाते अगर ये किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा रहे होते तो। वही सेम चीज मैंने जो आपको अभी भी एक्सप्लेन की कि स्ट्रेंथ देने चाहिए, ऐसी अमेंडमेंट करनी है, वही चीज यहाँ पे इस पॉइंट में लिखी हुई है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, प्रियम्बल अपने सामने ही रखना यार, जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसकी ओपन लाइन क्या है, ओपनिंग लाइंस क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज क्या कन्वे करती है, ये चीज कन्वे करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों से ही आया है, वो भारत के लोगों ने ही खुद को दिया है, राइट। ये चीज हमें ये चीज कन्वे कर रही है। जो सॉवरेंटी है इंडिया की वो किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं, किसी अथॉरिटी के पास नहीं है, वो इंडिया के लोगों के पास है, राइट। हम खुद सॉवरेन है, हम इंडिया को इंडिया बनाते हैं, राइट। हम उसे एक संप्रभुता प्रदान करते हैं। देखो यहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया है और हम ही कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दे रहे हैं। ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट हमने बनाया, हमने लिया, ठीक है, हमने इनैक्ट किया उसे, और हम ही खुद को दे रहे हैं। गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यही हम ही सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज याद रखना। सो हमने समझ लिया इंडिया के लोग ही सॉवरेन है, कोई गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सेकंड जो है वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। किस तरीके से इंडिया की पॉलिटी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा इंडिया की पॉलिटी का, किस तरीके की हमारी गवर्नमेंट होगी, वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये स्ट्रक्चर होगा हमारे गवर्नमेंट का। कुछ इस तरीके से होगी हमारी गवर्नमेंट, राइट। जो लीगल सॉवरेंटी है वो लोगों में ही रहती है इंडिया में, राइट। वो लोगों पर ही बेस्ड है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा। अच्छा, लीगल सॉवरेन तो हम है, तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी किसके पास है, राइट। तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनियन और स्टेट्स में, ठीक है। यूनियन और स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल सॉवरेंटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। हमारे यहाँ एक सेंटर है, एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ऐसा ही होता है, राइट। तो यूनियन और यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी
पॉलिटिकल सॉवरेंटी। हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप में आपको रफली बता दूं, अमेरिका में जैसे कि एक स्टेट सिटीजनशिप होती है, एक सेंटर की सिटीजनशिप होती है। मतलब अगर इंडिया के इसमें कॉन्सेप्ट में देखें तो एक अगर आप उत्तर प्रदेश के भी सिटीजन हो तो सेंटर के भी सिटीजन हो, तो ऐसा यहां पर नहीं होता है। यहां पर एक ही सिटीजन होता है, वो होता है इंडिया का सिटीजन, राइट। यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, राइट। सोशलिज्म के यार अपने अपने मीनिंग हो सकते हैं, सोशलिज्म का कोई एक मीनिंग नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलरिज्म का यही मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान एक क्या कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट है, राइट, वो उसका अपना एक रिलीजन है, इस्लाम उसका रिलीजन है। इंडिया एक थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक सेक्युलर कंट्री है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, अब जो रिलीजन चाहो फॉलो कर सकते हो, जिस भगवान को मानना चाहो उसे मान सकते हो, जिस भी तरीके की प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो लीगल होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक एक काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है। अगर इसके ब्रॉडेस्ट सेंस में हम इसे समझें तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है, और इसी सेंस में इसे प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। इसके ब्रॉडेस्ट सेंस में ही हम इसे प्रीएम्बल में समझते हैं। यानी प्रीएम्बल हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी देता है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो स्टेट का हेड होगा, यानी जो प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड होंगे, हेरिडिटरी नहीं होंगे। हेरिडिटरी होने का मतलब कि पहले उनके दादाजी थे, अब वो आए, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आएगा, ऐसे नहीं है। इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, राइट, इसीलिए रिपब्लिक वर्ड का यूज किया गया है। डेमोक्रेसी में यार या तो आपका रिपब्लिक या तो इलेक्टेड हेड होता है या तो हेरिडिटरी हेड होता है। ब्रिटेन में क्या है, हेरिडिटरी हेड है। हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्टेड हेड है जो हर रेगुलर इंटरवल पर इलेक्ट होता है। तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो प्रीएम्बल में दिए हैं, उन्हें एक एक करके हम समझेंगे। प्रीएम्बल हमें जस्टिस देने की बात करता है। प्रीएम्बल में कौन कौन से जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस ये कहता है कि यार इंडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, स्टेटस के बेसिस पर उन्हें ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस बात करता है चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे एक समान ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये कहता है इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहता है कि कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, कोई किसी का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम पर जरूर आ जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, बहुत क्रिस्प नोट्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी प्रीएम्बल में यार नेगेटिव सेंस में यूज करने के साथ साथ पॉजिटिव सेंस में भी यूज की गई है, 2 सेंस में यूज की गई है, राइट। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की लिबर्टी छीनने की कोशिश कर रहा है, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है, रेस्ट्रेंट लगा रहा है उसकी लिबर्टी पर, तो हम उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, उस इंसान को रोक सकते हैं। इसे कहेंगे नेगेटिव लिबर्टी। क्यों? क्योंकि हम किसी इंसान की लिबर्टी छीन रहे हैं, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी ये होती है किसी इंसान को ऐसी कंडीशंस देना, ऐसी नेसेसरी सिचुएशंस देना जहां वो खुद को डेवलप कर सके, अपनी पर्सनालिटी को निखार सके, तो हमें पॉजिटिव लिबर्टी भी मिलती है। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे इसे इलैबोरेट करके बताया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी का। लिबर्टी और इक्वालिटी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, राइट। इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करती है, रिच और पुअर कोई नहीं है, सब एक है, राइट। द स्टेटस ऑफ फ्री इंडिविजुअल्स एंड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। हर सिटीजन लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी अनइक्वल नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हम हो, लॉ के सामने इक्वल है, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का, सभी को इक्वल सिक्योरिटी मिलेगी लॉ की, राइट। सभी का अधिकार है, इक्वल राइट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, ठीक है, सभी कोई भी वोट करने जा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस में गवर्नमेंट की पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी इंसान को हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इन बेसिस पर हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी इंसान के साथ, राइट। किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमें देनी है, ठीक है, किसी को एम्प्लॉय करना है, किसी को पब्लिक ऑफिसेस को अक्वायर करना है, तो हम इस रिलीजन का इसलिए हम पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करने देंगे, ये इस कास्ट को बिलोंग करता है इसलिए इसको ये ऑफिस नहीं देंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो भी पब्लिक एक्सेस की चीजें हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस है, कोई भी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, किसी के बीच में भी ये इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है।
फ्रेटर्निटी हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है। इसका बेसिकली सा मतलब होता है ब्रदरहुड, राइट, भाईचारा। अब इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए फ्रेटर्निटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे कंट्री में यूनिटी बनी रहे, राइट। डिग्निटी वर्ड एक तरीके की ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी इंपोज करता है यूनियन के ऊपर, राइट, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाता है। क्या ड्यूटी लगाता है? ये ड्यूटी लगाता है यूनियन के ऊपर कि आपको हर सिटीजन की पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी डिग्निटी को बरकरार रखना है, सिटीजन्स को ऐसी कंडीशंस देनी है जहां पर वो ढंग से काम कर सके, कुछ क्रिएट कर सके, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सके, ऐसी कंडीशंस देनी है सिटीजन्स को। ये ड्यूटी लगाता है, क्या वर्ड लगाता है? डिग्निटी। डिग्निटी वर्ड ये ड्यूटी लगाता है यूनियन के ऊपर कि अच्छी कंडीशंस दो सिटीजन्स को रहने की, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की, राइट। अच्छा, यूनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड को साथ में क्यों यूज किया गया है प्रियम्बल में? उसका ये कारण है कि जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, जो भी लोग इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं इंडिया को, ठीक है, अलग अलग भागों में बांट देना चाहते हैं, इन सारे लोगों को दबाने के लिए, इनको रोकने के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड को साथ में यूज किया गया है प्रियम्बल में। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली अचीव करना चाहते हैं हम इन दो वर्ड्स के थ्रू। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ प्रियम्बल, डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट। जो आखिरी पोर्शन है प्रियम्बल का, जो आखिरी पैरा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है प्रियम्बल की एक तरीके से अडॉप्शन और इनैक्टमेंट की डेट, वो है 26th डे ऑफ नवंबर 1949, राइट। इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हमारी नेशन को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन मिला था। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रील्स मैं वहां पर अपलोड करती हूँ। कोई भी पर्सनल डाउट आप पूछना चाहते हो, डीएम करके मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने में हमें थोड़ा समय लग गया था, ठीक है। क्यों समय लग गया था? क्योंकि मुस्लिम लीग और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में थोड़ी टसल थी, ठीक है, कुछ बैठ नहीं रहा था। तो मुस्लिम लीग ने एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने काफी हद तक वेट किया मुस्लिम लीग का कि वो लोग भी हमें ज्वाइन करें तो हम साथ में एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, बट मुस्लिम लीग नहीं आई, उसने बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इस वजह से पूरी मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अकेले ही अडॉप्ट किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को। याद रखिएगा इन चीजों को, आपके बहुत काम आने वाली है आगे। अच्छा, प्रियम्बल की इंस्पिरेशन हमें कहां से मिली है? प्रियम्बल बनाने की इंस्पिरेशन हमें मिली है यूएसए से। डीपीएसपी इज द रिफ्लेक्शन और कर्नल ऑफ द प्रियम्बल। क्यों डीपीएसपी को हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं प्रियम्बल का? बिकॉज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब आप देखोगे तो जो जस्टिस वर्ड है वो यूज किया गया है, राइट। आर्टिकल 38 जो है डीपीएसपी का, वो जस्टिस की बात करता है और प्रियम्बल में भी जस्टिस दिया हुआ है, राइट। तो एक तरीके से डीपीएसपी रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल का। अच्छा, प्रियम्बल में जस्टिस दिया हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये लिया कहां से गया? ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से। इंडियन ज्यूरिस्ट नानी पालखीवाला, इन्होंने प्रियम्बल को कैसे डिफाइन किया है? इन्होंने प्रियम्बल के लिए कहा है इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल सब हमें प्रियम्बल से पता चल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की हमें प्रियम्बल से मिलती है, इसीलिए से उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड का है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली ये इजेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशंस कहलाता है बिकॉज ऑफ प्रियम्बल। 2015 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को ऑफिशियली डिक्लेयर किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी डे को आखिर चुना कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए? बिकॉज इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था और इनैक्ट किया था, राइट। इसी दिन को याद करो, प्रियम्बल का लास्ट पैराग्राफ, राइट। इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इनैक्ट किया था और पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन और प्रियम्बल के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओजे मैंने शॉर्ट में लिखा है, पी मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्लीज ये ऐसे एग्जाम में मत लिखना, स्लाइड्स में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी कि ओजे में क्या वर्ड्स यूज हुए हैं? सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, ये वर्ड्स यूज हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। प्रियम्बल में क्या वर्ड्स यूज हुए हैं? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। ये वर्ड्स का डिफरेंस है। इसको डाउनलोड कर लेना ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को और तब मिलाना, तब आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा और ये समझना जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते इस चीज को।
ओजे में दिया हुआ है फ्रेटर्निटी इज नॉट यूज, ठीक है, जो वर्ड फ्रेटर्निटी है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में यूज नहीं हुआ है, प्रियम्बल में यूज हुआ है। और जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था जब वो मूव किया गया था तो इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो उसमें पहले से ही मौजूद था। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के बाद इंटीग्रिटी वर्ड आया है, राइट, उसे अमेंड करके लाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बात करता है वर्ल्ड पीस की एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की, ऐसी कोई भी बात प्रियम्बल नहीं करता है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहता है प्रोवाइड सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को सेफगार्ड प्रोवाइड करो, बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करो। प्रियम्बल ऐसी कोई भी चीज नहीं कहता है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। प्रियम्बल ऐसी कोई भी बात नहीं कहता है। ओजे में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, ठीक है, वोकेशन मतलब काम, एसोसिएशन एंड एक्शन आर सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सारी चीजें लॉ के हिसाब से होंगी, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट ये सारी चीजें नहीं जा सकती हैं। लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में यूज हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यूज हुआ है। वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं प्रियम्बल में। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, प्लीज ध्यान से समझो इस चीज को। पहला है रे बिरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसको वैसे तो केस बोला जाता है बट ये एक तरीके से ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है आर्टिकल 143 के अंडर। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्या है, बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन ये केस एक्चुअली में सिर्फ बोला जाता है, केस है नहीं एक्चुअल में, ये चीज याद रखना। ये एक तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है आर्टिकल 143 के अंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किसी भी केस का हेल्ड पोर्शन जरूर पढ़िएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हेल्ड पोर्शन आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 7 जजेस ने इस केस को डिसाइड किया था, रे बरूबरी यूनियन केस को 7 जजेस ने डिसाइड किया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में बेसिकली लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे लिए यही है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई थी, ठीक है, वो है 13 जजेस की बेंच। ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही है अभी तक इंडिया में, ठीक है, याद रखना। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है सिटीजन के राइट टू प्रॉपर्टी में, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो दिया गया सिटीजन्स को, उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। इस केस में हेल्ड किया गया था कि जो प्रियम्बल है उसे अमेंड किया जा सकता है, राइट। आर्टिकल 368 के अंडर हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले वाली बात याद करो जो लेक्चर स्टार्ट होने के वक्त मैंने बताई थी, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा अमेंडमेंट मत लेकर आना जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर सके, ठीक है। हमें कोई ऐसा अमेंडमेंट लेकर आना है जो प्रियम्बल को स्ट्रेंथ दे, जो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूती दे। अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट हम लेकर आते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। प्रियम्बल में बस इतना ही समझना, इससे ज्यादा कुछ भी समझने के लिए नहीं है। ये एकदम परफेक्ट लेक्चर है अगर आपको पूरा फुल प्रियम्बल को कवर करना है तो। ऐसे और वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। लॉ पीप्स पर भी आके आप मुझसे बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।